हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ रहे थे। अधिगम का जो टॉपिक है, जिसमें हमने व्यवहारवाद के जो सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक, पावलव है, स्किनर है, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने दूसरे जो वाद है यानी संज्ञानवाद को हमने शुरू किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, जिनको हमने पढ़ लिया था। साथ में हमने गेस्टाल्टवादी को भी पढ़ा था। अब इसके बाद में कुछ और प्राचीन संज्ञानवादी हैं, जैसे कूट लेविन है, एडवर्ड टॉलमैन है, जिनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। साथ में आधुनिक संज्ञानवादी, जिसमें वाइगोत्स्की आते हैं, उसके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब सिद्धांतों को पढ़ने के लिए और अधिगम के प्रकार वगैरह को देखने के लिए आप मेरी पहले वाली क्लासेस को जरूर देखना, ताकि आपको पूरे नियम अच्छे से समझ में आए और आप अपनी शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से बना पाओ। और इसके लिए मैं इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से इसको टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। प्राचीन संज्ञानवादी में अगला जो सिद्धांत है वो है क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी जिसको कहते हैं। और इसके अलावा इसको तलरूप थ्योरी, टोपोलॉजी या प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। 17 में ये सिद्धांत दिया गया था कूट लेविन के द्वारा। तो कूट लेविन का कौन सा सिद्धांत है? क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड या थ्योरी सिद्धांत, जिसे तलरूप थ्योरी या प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। ये कूट लेविन भी एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे और ये गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी इनको कहा जाता है। कूट लेविन को समूह गतिशीलता कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसका ग्रुप मूविंग या समूह गतिशीलता कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ 3-4 फैक्टर्स के बारे में यानी 3-4 पॉइंट्स के बारे में इन्होंने बताया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट है इनका B बराबर एफ पी इंटू ई। यानी E बराबर क्या है? एनवायरमेंट है, F यानी फंक्शन या परिणाम है और P यानी पर्सन है। B यानी व्यवहार बराबर एफ पी इंटू ई, आपको याद रखना है। व्यवहार है वो व्यक्ति व वातावरण के मध्य अंतः क्रिया का परिणाम होता है। इनके ये शब्द थे कि जो व्यवहार हम जो बनता है व्यक्ति का, वो व्यक्ति व वातावरण के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसका परिणाम होता है। दूसरा इन्होंने जो तथ्य दिया था, फैक्ट दिया था, जीवन क्षेत्र या विस्तार, लाइफ स्पेस दिए थे। इनके जो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। जो भी शब्द इन्होंने दिए, इसके लिए इन शब्दों को भी इनको आपको याद रखना है। अपने चारों ओर मनोवैज्ञानिक वातावरण या जो भौतिक वातावरण हमारे चारों ओर जो होता है, हमारे जो जीवन क्षेत्र या फील्ड लाइफ स्पेस को कहा जाता है। यानी ये जो जीवन क्षेत्र में परिवर्तन में विस्तार होता है, जो समस्याओं का समाधान करने के लिए ही आवश्यक होता है। और जीवन क्षेत्र में परिवर्तन में जो विस्तार है वही अधिगम होता है। यानी हमारी जो लाइफ होती है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं या फिर कोई भी जो चेंजेस होते हैं, इससे हम जो सीखते हैं वही अधिगम होता है। तीसरा दिया था इन्होंने शब्द वेक्टर, सदिश। ये एक यांत्रिकी शब्द है, जिसे हम जानते हैं कि फिजिक्स में हम शब्द को पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है निर्धारित बल जो आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी एक निर्धारित फोर्स होता है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। या फिर वेक्टर जो होता है वो व्यवहार को दिशा प्रदान करता है, क्योंकि जो हम जानते हैं वेक्टर जो राशि होती है सदिश राशि है, दिशा प्रदान करती है, बल के लिए कार्य करती है। यानी इस तरह से इसको हम बोले तो यांत्रिक में इसको बोल सकते हैं ये एक बैलेंस होता है, जो कि आकर्षण और विकर्षण दो चीजों पर निर्भर करता है। आकर्षण वो होता है जिससे आप पाना चाहते हैं, किसी चीज के प्रति आप अट्रैक्टिव हो, जिसको आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको पाना चाहते हैं। और विकर्षण में होता है जिससे आप बचना चाहते हैं, यानी किसी चीज से या फिर किसी व्यक्ति से आप नेगेटिव हो, यानी इससे आप पसंद नहीं करते हो, तो आप उससे दूर रहना चाहते हो, तो वो जिससे आप बचना चाहते हो वो विकर्षण होता है। यानी वेक्टर में दो बैलेंस होते हैं, आकर्षण और विकर्षण होता है। और इसके अलावा हमारे जो व्यवहार की, इसलिए व्यवहार की दिशा को निर्धारित करने वाला ये तत्व होता है। टोपोलॉजी, चौथा तत्व दिया था इन्होंने टोपोलॉजी। भौतिक विज्ञान का ही वर्ड है ये टोपोलॉजी, जिसमें उन्होंने बताया था इसको तल रूप भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण या अंतः क्रिया से होने वाला जो परिवर्तन है वो टोपोलॉजी होता है। यानी हमारा जो हम देखते हैं या फिर किसी के साथ जो इंटरेक्ट होते हैं उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो टोपोलॉजी होता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति है, आपको बहुत पसंद है, उसकी मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छी लगती है और उसका बोलना, उसका समझाना अच्छा लगता है, तो आप जैसे उसके साथ क्रिया करते हो या फिर उसको देखते हो तो आप अपने व्यवहार को उसके अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हो। तो यही टोपोलॉजी होती है। यानी प्रत्यक्षीकरण या अंतः क्रिया से होने वाला जो परिवर्तन है वो टोपोलॉजी होता है। या फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा या जो आकांक्षा है, इसका जो स्तर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर या तो हमारी बहुत अधिक किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, वो आकांक्षा होती है,
या मोटिवेशन। अभिप्रेरणा होती है, किसी व्यक्ति की बातों को सुनकर हम मोटिवेट होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्तर है अधिगम को सीखने का। जीवन में भर्सना, लक्ष्य, अवरोध को सीखने में इम्पोर्टेंट माना है। इसके अलावा इन्होंने माना है कि जीवन में हम भर्सना, लक्ष्य, अवरोध है, ये सारी चीजें हैं जो हमको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी किसी चीज में अगर हमारी बहुत अधिक कठिनाइयां आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे इस चीज को करके ही रहना है। तो बैरियर भी इंपॉर्टेंट है। एक हम टारगेट्स बनाते हैं, हमारे जो एम होता है वो भी हमें किसी अधिगम को पाने में, उसको सीखने में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था छोटा सा सिद्धांत था, क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, कुट लेविन का सिद्धांत है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके चारों तत्व इंपॉर्टेंट है और इनमें क्या कहा गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिद्धांत को आप अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद अगला सिद्धांत आता है हमारा एडवर्ड टॉलमन का सिद्धांत, जिस सिद्धांत को हम संकेत अधिगम या चिन्ह अधिगम या साइन लर्निंग सिद्धांत कहते हैं। यह वो सिद्धांत है जो हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसमें भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये एक प्राचीन संज्ञानवादी थे और इनके सिद्धांत का क्या नाम है? संकेत अधिगम, चिन्ह अधिगम या साइन लर्निंग इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसको अव्यक्त या लेटेंट लर्निंग सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। प्रत्याशा या एक्सपेक्टेटरी सिद्धांत इसको बोलते हैं। उद्दीपक सिद्धांत या उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। यानी मुख्य रूप से एडवर्ड टोलमन का जो सिद्धांत है चिन्ह अधिगम या लेटेंट लर्निंग सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा इसके और भी नाम है जो आपको याद करने हैं। इनकी जो बुक थी, उस बुक का नाम था पर्पस बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। बुक का नाम ध्यान रखना। इन्होंने 2 चूहों पर प्रयोग किए थे। ठीक है, इनका प्रयोग किस पे था? 2 चूहों पे था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिद्धांत है टोलमन का सिद्धांत, वो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का मिश्रण है। यानी इसमें मानसिक क्रियाओं पर भी जोर दिया है और वातावरण पर जोर भी दिया है। यानी व्यवहार को भी माना है और संज्ञानवाद को भी इन्होंने माना है। तो इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद प्लस संज्ञानवाद का जो मिश्रण है वो कौन सा सिद्धांत है। या तो ऐसे पूछ लेंगे एडवर्ड टोलमन या चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है। 1932 में उन्होंने चूहे पर प्रयोग किए थे। इसके अलावा इन्होंने जो हार्मिक मनोवैज्ञानिक थे, मैकडूगल, गत्यात्मक सिद्धांत मनोवैज्ञानिक थे, वुडवर्थ, गेस्टल्टवाद और मनोविश्लेषणात्मक यानी फ्रायड को भी ये यूज करा था। यानी ये सारी वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को भी इन्होंने अपनाया था। इन्होंने बताया था कि जो अधिगम का अर्थ होता है वो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है। यानी हर परिस्थिति में जो अधिगम है वो अलग होता है और ये विभिन्न परिस्थितियों में अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करता है और पुरस्कार की भी इसमें भूमिका होती है। यानी अधिगम की, यानी अधिगम हम जब भी करते हैं जब हमारे पास कोई अर्थपूर्ण स्थिति होती है। जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, तो ये एक अर्थपूर्ण संबंध है आपके पास कि इससे मुझे बहुत अधिक आगे एक पोस्ट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ये मेरे जीवन का टारगेट है। तो ये एक अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करता है। साथ में अगर किसी चीज को लेकर आप सीखते हो और उसमें उसको आपको अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो भी आप अधिगम अच्छे से करते हो। तो ये अधिगम का अर्थ इन्होंने बताया है कि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है। इसके अलावा संज्ञानात्मक मानचित्र की भूमिका भी इसमें होती है। यानी कॉग्निटिव मैप इंपॉर्टेंट माना है इन्होंने। संज्ञानात्मक मानचित्र यानी हमारे दिमाग में जो टैग मैप बनता है वो भी अधिगम को सीखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके आधार पर इन्होंने 3 जो है परिस्थितियां बताई थी कि 3 परिस्थितियों के आधार पर अधिगम होता है। पहली बताई थी एकीकृत बनाम आणविक उपागम, यानी मॉलर वर्सेस मॉलिक्यूलर अप्रोच। मॉलर क्या होता है? चवन उद्देश्ययुक्त व्यवहार को उन्होंने माना है। मॉलर के मतलब मॉलिक्यूलर अप्रोच आणविक उपागम होता है, इस व्यवहार को उन्होंने नहीं माना। यानी एक उद्देश्यहीन व्यवहार होता है। दूसरा इन्होंने बताया स्थान बनाम अनुक्रिय अधिगम, प्लेस वर्सेस रेस्पॉन्स लर्निंग। यानी स्थान यानी प्लेस को इन्होंने इंपॉर्टेंट पथ माना है। यानी सही रास्ता आप चुनते हो तो आप सही रास्ता चुनते हो तो आपको मंजिल भी मिल जाती है। लेकिन किसी अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स पे इन्होंने जोर नहीं दिया। इन्होंने उद्देश्य को इंपॉर्टेंट माना है, इसके लिए इन्होंने इसको इंपॉर्टेंट नहीं माना है। तीसरा है इन्होंने मध्यवर्ती चरों को इंपॉर्टेंट माना है। मध्यवर्ती चरों में जैसे भूख है, विभेदन है, गामक कौशल है, आवश्यकताएं हैं, पुरस्कार है, विश्वास है, हमारा मूल्य है, ये सब चीजें हैं जो कि मध्यवर्ती चर होते हैं और ये अधिगम को सीखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इनकी जो 3 परिस्थितियां हैं वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो अधिगम के 6 टाइप होते हैं। कैथेट्स, चालक व लक्ष्य में धनात्मक ऋणात्मक संबंध है।
समतुल्य विश्वास, लक्ष्य व उपलक्ष्य में संबंध, क्षेत्र प्रत्याशा, छोटे छोटे टारगेट्स बनाना, क्षेत्र ज्ञान विधियां, मानसिक क्रियाएं, चालक विवेकता, सही उद्दीपक का चुनाव, गामक प्रतिरूप या प्रतिमान सीखने में मदद होती है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आपके इनमें जो नाम है, कैथेस है, समतुल्य विश्वास है, क्षेत्र प्रत्याशा है, मानसिक क्रियाएं हैं, क्षेत्र ज्ञान विधियां, चालक विवेकता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़े से इनको याद रखने हैं। कि शिक्षा में क्या उपयोगिता है। शिक्षा की में उपयोगिता क्योंकि मुख्य रूप से ये टारगेट पर बल देते हैं, तो लक्ष्य को परिभाषित करो, और लक्ष्य पर ही इन्होंने बल दिया है। यानी विधियों का प्रयोग, गेस्टल्टवादी का प्रयोग इन्होंने किया है कि आप किसी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में गेस्टल्टवादी या विधियों का प्रयोग करो। अन्य अंधगति का प्रयोग मत करो, यानी किसी भी है कि भेड़ चाल पे मत चलो। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है कि मुझे डेली टारगेट मैं आपको बना के दे रहा हूँ, आप पढ़ो, नहीं, सब कुछ करो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग करो, तो ही आप सक्सेस होगी। व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया है। सीखने में पुरस्कार को इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है, यानी सीखने के लिए पुरस्कार, अगर किसी को अवार्ड मिलता है किसी भी चीज के लिए, तो वो व्यक्ति बहुत अधिक जल्दी से सीख जाता है। तो ये सिद्धांत था एडवर्ड टॉलमन का सिद्धांत, जो कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का मिश्रण माना जाता है। दोनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो मुख्य सिद्धांत है, इसके अलावा जो पहले जो स्लाइड में सिद्धांत माने जाते हैं उनमें से भी पूछा जा रहा है, तो आपको दोनों सिद्धांत अच्छे से याद करने हैं। अब है हम ये हुए हमारे प्राचीन संज्ञानवादी। प्राचीन संज्ञानवादी के बाद में कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि आधुनिक संज्ञानवादी के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें से एक है अल्बर्ट बांडुरा, जिसको आधुनिक संज्ञानवादी कहा जाता है। इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर, प्रत्यक्ष अधिगम पर, भूमिका मॉडल प्रतिरूप अधिगम पर और अवलोकन अधिगम के नाम से भी जाना जाता है, या इन सब पर ये आधारित था। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम था? सोशल लर्निंग। इनकी बुक का नाम था सोशल लर्निंग, जो कि 1971 और 77 में आई थी। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत का नया नाम दिया था 1986 में, जिसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत के स्थान पर इन्होंने अब सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत नाम इनको दिया था। यानी आधुनिक अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत का नया नाम क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनकी बुक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। फिर इसके बाद जब नया सिद्धांत दिया था, तब उन्होंने बुक का नाम रखा था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। इसके अलावा एक और बुक है इनकी, सेल्फ एफिशिएंसी, यानी दोनों बुक इसकी आपको याद रखनी है। सेल्फ एफिशिएंसी जो 1997 में आई थी। इन्होंने जो प्रयोग किए थे ये अधिकतर पूछे जाते हैं। इन्होंने प्रयोग बालक, जोकर और बेबी डॉल तीनों पर इन्होंने प्रयोग किए थे। किसको? इस पर, बेबी डॉल पर, बालक पर, जोकर पर प्रयोग किए थे। और इन्होंने इस पर प्रयोग करने के बाद दो जो धारणाएं स्थापित की थी, एक उन्होंने बताया था कि अन्योन्य निर्धारण, रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, यानी जो व्यवहार होता है वो तीन कारकों का परिणाम होता है। इन्होंने बताया था, ध्यान रखना, इनके जो शब्द है उनको ध्यान रखना आप। रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, ये अन्योन्य निर्धारण जिसको बोलते हैं, जिसमें जो व्यवहार है वो तीन कारकों का परिणाम होता है। व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, वातावरण या पर्यावरण। यानी व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, वातावरण या पर्यावरण, तीन कारकों पर जो है किसी भी व्यक्ति का व्यवहार है वो निर्धारित होता है, और इन्हीं तीन कारकों में जो अंतःक्रिया होती है उसी का परिणाम होता है हमारा व्यवहार। इसके अलावा इन्होंने पुनर्बलन पर भी दो जोर दिया था, और इसके इन्होंने पुनर्बलन के दो टाइप्स बताए थे, आत्म पुनर्बलन और दूसरे होते हैं स्थापनन पुनर्बलन। दो पुनर्बलन इन्होंने बताया था, आत्म पुनर्बलन और स्थानापन पुनर्बलन इन्होंने बताया था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक अधिगम के इन्होंने 4 स्टेप्स या सोपान बताए थे, और ये स्टेप्स हमेशा पूछे जाते हैं। 2022 के एग्जाम में पूछे गए, 2025 वाली एग्जाम में भी ये पूछे गए, और ये हमेशा या तो इनके क्रम के निर्धारण के रूप में पूछे जाते हैं, या फिर क्या निर्धारित करते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनको चारों शब्दों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पहला है सामाजिक अधिगम के इन्होंने 4 स्टेप दिए थे, कौन कौन से? पहला है अवधान या ध्यान, अटेंशन। ध्यान रखना, अवधान या ध्यान, अटेंशन पहला शब्द है। दूसरा शब्द है धारण या रिटेंशन। तीसरा है रिप्रोडक्शन, और चौथा है पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। 4 शब्द दिए थे। सबसे पहला ये क्रम पूछा जाता है इनका अधिकतर। सबसे पहले हम किसी भी चीज के प्रति अगर आप ध्यान या अटेंशन लाते हैं, फिर उस चीज को हम धारण करते हैं, फिर उससे हम अपना जो है, जो कहते हैं ना कि अपनी जो बात है उसको प्रस्तुत करते हैं, रिप्रोडक्शन देते हैं,
फिर उसमें हम अगर पुनर्वलन या अभिप्रेरणा करते हैं तो वो व्यक्ति में हमेशा के लिए बच्चे में स्थापित हो जाती है। आप इसको ऐसा मत समझो, जैसे एक बच्चा है, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट पूर्वक पढ़ाने के लिए उसका बच्चे का वो अटेंशन या ध्यान एकत्रित करता है। ठीक है, जब वो ध्यान अटेंशन ला लेता है बच्चे में, तो बच्चा फिर जो वो सिखाते हैं उसको वो धारण करता है, रिटेंशन करता है। फिर उसके बाद जब बच्चे से आप उस चीज को पूछते हो तो बच्चा अपनी बातों में उस बात को व्यक्त करता है, रिप्रोडक्शन उसका देता है। फिर अगर आप उसको मोटिवेट करते हो या पुनर्वलन देते हो, री इन्फोर्समेंट देते हो कि ये आपके लिए आगे एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान अटेंशन में क्या होता है कि बालक शिक्षक के व्यवहार को जानना व उसका प्रोटेक्शन करने का प्रयास करता है या फिर उसका अनुकरण करता है, जैसा शिक्षक बोलता है उसका वो अनुकरण करता है। फिर धारणीय रिटेंशन होता है कि जो बालक को शिक्षक ने बोला है उस व्यवहार को वो स्मरण करता है, वो याद करता है कि मेरे को टीचर ने क्या सिखाया है। रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद जब उसको मेमोरी में ये चीजें आ जाती है तो फिर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करता है या पुनः उसका उत्पादन करता है, यानी अपनी जो स्मृति है उससे वो क्रिया में उसको बदलता है, यानी जो उसने स्मृति में धारण किया, जैसे एक्सपेरिमेंट अगर बच्चे को कोई आपने दिखाया तो फिर वो बच्चे को वो एक्सपेरिमेंट वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाता है, तो वो उसका रिप्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद चौथा आता है पुनर्वलन या अभिप्रेरणा, री इन्फोर्समेंट। ये एक बाह्य प्रेरक है जो डेपुटेशन मोटिव होता है, यानी बच्चे को इससे हमेशा के लिए उस चीज को लर्न करने में सहायता मिलती है। तो ध्यान, वैज्ञानिक थे लिंडग्रेन, उन्होंने बताया था कि जो सामाजिक अधिगम है वो संपर्क से प्रारंभ होता है, यानी हम जब कांटेक्ट, जितना अधिक समाज से कांटेक्ट रखते हैं हम उतने ही सामाजिक हो जाते हैं। इसके अलावा प्रभावित करने वाले कारक, यानी सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक कारक होते हैं जिसमें समानता, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, एकरूपता, विशेषज्ञता और सहानुभूति आता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक कारक है जिसमें रुचि, ध्यान, पुनर्वलन, आकांक्षा, जिज्ञासा आते हैं। तीसरा शारीरिक कारक है, आयु, परिपक्वता, शारीरिक रोग, अंतःस्रावी ग्रंथि। ध्यान रखना ये सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तीनों कारकों को आप अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा जो अधिक सिद्धांत है इसकी उपयोगिता क्या है? इससे हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये हमेशा समाज से जोड़ती है, इसके लिए व्यवहार में लाती है, इससे हमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कला प्रशिक्षण में मुख्य रूप से संगीत, नृत्य, अभिनय में ये उपयोगी है। सामाजिक व्यवहार सीखता है बच्चा और भाषा का विकास होता है, यानी जितना अधिक चीजें वो सीखता है, वो एक दूसरे से रिपीट करके सीखता है, तो भाषा का भी इसमें विकास होता है। तो ये था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि आधुनिक संज्ञानवादी थे अल्बर्ट बांडुरा का। अब अगला सिद्धांत है हमारा जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। ये भी एक संज्ञानवादी थे और ये आधुनिक संज्ञानवादी थे। ठीक है, ये जेरोम ब्रूनर थे, वो अमेरिका के रहने वाले थे और इनको निर्मितवादी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, संज्ञानवादी के साथ इनको निर्मितवादी भी कहा जाता है, क्योंकि निर्मितवाद को शिक्षा में प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। शिक्षा में प्रयोग करने वाले निर्मितवाद को पहले व्यक्ति कौन थे? जेरोम ब्रूनर, जो बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। और इनके जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको संरचनात्मक निर्मितवाद, त्रिज्य निर्मितवाद या 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम ध्यान रखना। इनकी जो बुक है वो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, इनकी बुक का नाम जो 1960 में इन्होंने दी थी। और इसके अलावा इन्होंने बताया था इस बुक में कि पूर्व प्रवणता, ज्ञान का संगठन, क्रमबद्धता, पुनर्वलन, 4 शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी बुक में किया था। किस किस का? पूर्व प्रवणता, ज्ञान का संगठन, क्रमबद्धता और पुनर्वलन का इन्होंने प्रयोग किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक दी थी, स्टडी ऑफ थिंकिंग, 1956 में, जिसमें बुक है स्टडी ऑफ थिंकिंग है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो विकास है वो किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इनकी पुस्तक का नाम, दूसरी का क्या नाम था? स्टडी ऑफ थिंकिंग। दोनों बुक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके शब्द भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जेरोम ब्रूनर ने अपनी बुक में बताया था कि विकास है वो किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जाता है, यानी विकास की जो किसी भी अवस्था में बालक सीख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि शिशु अवस्था में सीखेगा, किशोरावस्था में सीखेगा या बाल्यावस्था में सीखता है। यानी संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है और जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सतत होगा। ध्यान रखना, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने विकास को असतत बताया था, लेकिन जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने विकास को क्या बताया है? सतत बताया है। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है और ये लगातार होता है या सतत होता है।
इसके अलावा इनका एक और स्टेटमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट कि शिक्षा में सर्पिलाकार पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये पूछा गया है, ध्यान रखना, शिक्षा में सर्पिलाकार पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस पर किसने जोर दिया था? जेरम बूनर ने, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसके अलावा इन्होंने जो इनकी पुस्तक थी स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक थी, उसमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बताया था और इसकी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की इनकी 3 अवस्था कौन कौन सी बताई थी? क्रियात्मक या विधि निर्माण अवस्था, एन एक्टिव भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरी अवस्था है अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक या मूर्त प्रतिनिधान अवस्था, जिसे आइकॉनिक स्टेज बोला जाता है। ध्यान रखना, इनके इंग्लिश नाम आप हमेशा याद रखना, क्योंकि हिंदी में अगर कंफ्यूज हो जाओ तो इंग्लिश से हम पहचान सकते हैं। सांकेतिक, तीसरी अवस्था होती है सांकेतिक या सिंबॉलिक स्टेज होती है। तो क्रियात्मक या विधि निर्माण एन एक्टिव अवस्था होती है, ये 0 से 18 माह की अवस्था है और कुछ जगह इसको 0 से 3 वर्ष की अवस्था भी इसको माना गया है। दोनों ही सही है। इसमें बच्चा क्रिया करके सीखता है। इसमें बनाया है कि जो बच्चा स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग की स्टेज में बच्चा क्रिया करके सीखता है, जिसमें मुख्य रूप से जैसे उसकी गामक क्रियाएं, शारीरिक क्रिया करके वो सीखता है। यानी शिशु अवस्था होती है, इसमें बच्चा घूमता फिरता चलता फिरता है, शारीरिक क्रियाएं अधिक करता है, उसमें से वो सीखता है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है अनुप्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक या मूर्त प्रतिनिधान, जिसे मूर्त की अवस्था भी कह सकते हैं। आइकॉनिक स्टेज जिसको बोला जाता है, जो कि 18 माह से या 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। मुख्य रूप से यही अवस्था ऐसी इन्होंने मानी है, लेकिन एनसीईआरटी में ये 4 से 8 वर्ष भी माना गया है। अगर ऐसा भी पूछ ले आपके तो भी इसको सही मान सकते हो। वास्तविकता की अवस्था इसको कहा जाता है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण करता है बच्चा, प्रतीकों के द्वारा सीखता है। मूर्त रूप से, मुख्य रूप से बच्चा है वो मूर्त चीजों को देखकर सीखता है। तीसरी अवस्था है सांकेतिक या सिंबॉलिक अवस्था, जो कि 6 वर्ष के बाद के बच्चों में शुरू हो जाती है और 6 वर्ष से लगातार या 8 से 13 वर्ष की अवस्था में मानी जाती है। सबसे श्रेष्ठ अवस्था है जिसमें भाषा व संकेतों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करता है। यानी बच्चे का पूरा मानसिक विकास हो जाता है, जिसमें वो भाषा संकेतों का प्रयोग करने के बाद अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुद से कर सकता है। तीनों संज्ञानात्मक विकास की जेरोम बूनर ने जो 3 अवस्थाएं बताई है, एनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको याद रखना है। इनका जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने सीखने में आगमन विधि का, अंतर्देशीय या इंस्टीट्यूटिव तात्कालिक चिंतन का प्रयोग किया था। इसके अलावा सक्रियता, जिज्ञासा, संप्रत्य निर्माण का इन्होंने प्रयोग किया था। अन्वेषण विधि, जिसे डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हैं, इसका भी इन्होंने प्रयोग किया था। इसके अलावा व्यक्तिगत व सामाजिक संबद्धता को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना था। क्या माना था इन्होंने? व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता को इंपॉर्टेंट माना है, जिसमें रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन 1973 में और कल्चर ऑफ एजुकेशन 1996 में 2 पुस्तक इन्होंने लिखी थी। रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन ध्यान रखना और कल्चर ऑफ एजुकेशन, इनकी दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने बताया था, कथन है इनका, एक कथन था कि ज्ञान आत्म अन्वेषित होता है, यानी जो व्यक्ति जो खुद खोज करता है उससे उसमें ज्ञान का डेवलपमेंट होता है। स्के फोल्डिंग शब्द जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वो वाइगोत्स्की ने यूज किया था, जिसके बारे में, लेकिन जो स्के फोल्डिंग शब्द दिया था वो ब्रूनर ने दिया था। स्के फोल्डिंग के बारे में डिटेल में तो किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने, लेकिन जो स्के फोल्डिंग शब्द है वो ब्रूनर ने दिया था, ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने जो कंसेप्ट या संप्रत्य निर्माण पर अधिक जोर दिया था ब्रूनर ने। इसमें उन्होंने बताया था साइमल्टेनियम स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव स्कैनिंग, फॉक्स गैबलिंग आदि, इन 4 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। तो ब्रूनर का ध्यान रखना, इन्होंने संप्रत्य निर्माण या कंसेप्ट निर्माण पर बहुत अधिक जोर दिया था और संज्ञानात्मक विकास को बताया था, जिसमें उन्होंने 3 स्टेज बताए थे। ये इसका इंपॉर्टेंट है। ये आधुनिक संज्ञानवादी थे जेरोम बूनर, जो निर्मितवाद को शिक्षा में देने वाले पहले वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो है संज्ञानवाद वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। अब तो अगला सिद्धांत देखें हम। अगला सिद्धांत अब हम पढ़ रहे हैं निर्मितवाद के बाद में। जैसे निर्मितवाद में मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये विचारधारा है, ये हमें ये बताती है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नवीन ज्ञान की रचना कर सकते हैं। तो इसको रचनावाद भी कहते हैं, निर्मितवाद भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इस नियम का आधार क्या है? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का निर्माण करना। इसमें सामाजिक निर्मितवाद एक सिद्धांत दिया था, जो दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। यानी सामाजिक निर्मितवाद देने वाले कौन थे? लेव वाइगोत्स्की, जो कि रूस के वैज्ञानिक थे। उससे पहले हमने पढ़ा था
तृतीय निर्मितवाद जो किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। इनकी बुक्स थी थॉट एंड लैंग्वेज 1934 में आई थी, दूसरी थी पेडागोजी एंड एडल्टमेंट 1931, यानी इन्होंने मुख्य रूप से किशोर अवस्था पे बहुत अधिक काम किया था। और लैब बायोलॉजी में से अधिकतर अभी जो पेपर आ रहे हैं उनमें सब में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके आधार पर इन्होंने बताया था कि सामाजिक निर्मितवाद के अनुसार क्या होता है कि जो ज्ञान है बाह्य वातावरण में स्थित होता है, यानी जो हमारा जो समाज है, परिवार है, विद्यालय, यानी जो भी बाह्य वातावरण के हम संपर्क में आते हैं उसमें ज्ञान होता है, उसी से हम उसको अर्जित करते हैं, जिसमें सहयोगी परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, हमारी मीडिया, भाषा, परंपरा, मित्र समूह, समव्यस्ति के साथ हम जो अंतर क्रिया करते हैं, पुस्तकें, रीति रिवाज है, इन सब में बाह्य वातावरण में ज्ञान स्थित होता है। इसके अलावा संज्ञानात्मक जो विकास है वो सतत होता है। ध्यान रखना, जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्कीन ने संज्ञानात्मक विकास को सतत बताया था, जबकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को असतत बताया था। इन्होंने बताया कि विचार की अपेक्षा भाषा पहले आती है, यानी इन्होंने भाषा पर भी काम किया था। उन्होंने बताया विचार हम आता है उससे पहले हमारे अंदर जो भाषा होती है और जिसे ही हम अपने विचारों को उस भाषा में व्यक्त करते हैं। तो ये उनके मुख्य रूप से सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत के 2 सेंटेंस इन्होंने दिए थे। इसके अलावा एक शब्द इन्होंने दिया था SCL, बहुत इंपॉर्टेंट है। S यानी सोशल समाज, C यानी कल्चर संस्कृति, और L यानी लैंग्वेज भाषा होता है। बालक के अधिगम या संज्ञानात्मक विकास में इंपॉर्टेंट माना है, यानी बालक का जो अधिगम होता है यानी सीखता है या संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें SCL इंपॉर्टेंट है, यानी समाज, संस्कृति और भाषा तीनों बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जिसमें भाषा है वो सामाजिक भी होती है, आत्म केंद्रित भी होती है और आंतरिक भाषा या निजी भाषा या इंटर स्पीच भी होती है। यानी भाषा वो 3 प्रकार से व्यक्त होती है, किसी भी बालक की सामाजिक होती है, आत्म केंद्रित, निजी भाषा या इंटर स्पीच होती है। यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि इन्होंने संज्ञान को इम्पोर्टेंट माना है। क्या माना है? इन्होंने संज्ञान को इम्पोर्टेंट माना है और इन्होंने इसमें भी आंतरिक भाषा, निजी भाषा या जो इंटर स्पीच है इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना है, जिसमें आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन का प्रयोग होता है। यानी जो हम खुद की भाषा जब बोलते हैं तो उसमें हम सेल्फ रेगुलेशन या आत्मनियमन का प्रयोग करते हैं। अब उन्होंने इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्होंने विकास के 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से स्तर? एक संभाव्य विकास बताया था, दूसरा ZPD या निकटस्थ विकास बताया था और तीसरा उन्होंने वास्तविक विकास बताया था। तो विकास के कितने स्तर बताए थे इन्होंने? वास्तविक विकास होता है, निकटस्थ विकास होता है और संभाव्य विकास होता है। तो वास्तविक विकास जो होता है, जो इसमें इन्होंने 3 तरह से चक्र बना के इसको व्यक्त किया था। जैसे आंतरिक जो विकास है वो वास्तविक विकास होता है, इसके बाद ZPD स्तर होता है, उसके बाद संभाव्य विकास होता है जो सबसे बाहरी सीमा है, जबकि ZPD है जो वास्तविक और संभाव्य विकास के बीच की सीमा होती है, या निकटस्थ विकास भी इसको हम कह सकते हैं। वास्तविक विकास क्या होता है? जिन कार्यों को बिना सहायता के हम स्वयं कर लेते हैं वो हमारा वास्तविक विकास होता है। बालक को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी कार्य को करने में, तो वो हमारा वास्तविक विकास होता है। यानी कार्यों की वह सीमा जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं होती है। जैसे किशोरावस्था में आता है बालक, जब उसमें वास्तविक विकास शुरू हो जाता है क्योंकि उसको तब किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट विकास है ZPD, निकटस्थ विकास जिसको बोलते हैं। यानी अपने निकट में अपने से अधिक ज्ञान वाले MKU मोर नॉलेज आदर्श व्यक्ति की सहायता से सीखता है। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक जब अपने निकट या अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति की सहायता से जब सीखता है, इसमें एक शब्द प्रयोग किया था इन्होंने MKU मोर नॉलेज आदर्श वाले व्यक्ति की सहायता से सीखता है, तो वो ZPD की अवस्था होती है। जैसे बालक जो होता है, जो बीच की एज का बालक होता है, उसको जैसे माता पिता की सहायता से भी सीखता है, अपने टीचर की सहायता से भी सीखता है, तो वो कौन सी अवस्था में होता है? ZPD अवस्था में होता है। यानी जिनको उससे अधिक नॉलेज है उसकी सहायता से वो सीखता है। तो 2 शब्द हो गए, एक तो ZPD वाइगोत्स्की से संबंधित है, दूसरा MKO मोर नॉलेज अदर व्यक्ति की सहायता से सीखना, और ZPD में क्या है? निकट में अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति की सहायता से सीखना। अगर ये शब्द आ जाए अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति की सहायता से सीखने वाला, तो ZPD विकास होता है। वास्तविक विकास में संभाव्य विकास के बीच की अवस्था है और ये डायनेमिक होती है, यानी गतिशील होती है। डायनेमिक मतलब गतिशील होती है, यानी हमेशा ये लगातार चलती रहती है और बालक निरंतर सीखता रहता है। ठीक है, ZPD अवस्था हो गई। अब है तीसरा संभाव्य विकास। विकास की सबसे ऊपरी सीमा बोलते हैं जिसमें योग्य व दक्ष लोगों की सहायता पड़ती है। तो संभाव्य विकास में दक्ष और
जो योग्य व्यक्तियों की सहायता से बच्चा है वो सीखता है। तीनों, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट शब्द उन्होंने दिया था पाड़ू या मचान, जिसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जो कई बार इसमें पूछा गया है। स्कैफोल्डिंग जो होता है इसमें सांकेतिक, अल्पकालिक और अस्थायी होता है। सहायता प्रदान करने की तकनीक है। स्कैफोल्डिंग क्या है? सांकेतिक, अल्पकालिक, अस्थायी सहायता प्रदान करने की तकनीक होती है, वो स्कैफोल्डिंग होती है, जिसके द्वारा बच्चे के निष्पादन स्तर को बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे बच्चा उस कार्य को सम करने लग जाता है। तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमारे मम्मी पापा हमारे पीछे से साइकिल को पकड़ते हैं और हम साइकिल चलाते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम थोड़ा सा साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हम उनसे बोलते हैं आप वो पकड़ते हैं और हम चलाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद तो वो केवल हाथ लगाते हैं और साइकिल हम स्वयं ही चलाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने हमारी साइकिल को पीछे से पकड़ रखा है। तो केवल अल्पकालिक और अस्थायी सहायता उनके द्वारा दी जाती है और फिर साइकिल जब छोड़ दें तो हम अच्छे से साइकिल चला लेते हैं। तो इसे सहायता प्रदान करने की तकनीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया कि बच्चे के निष्पादन स्तर को बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे बच्चा उस कार्य को सीखने लग जाता है। मतलब बिल्कुल एकदम से हाथ लगाना केवल, तो उसको क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग अवस्था बोलते हैं। कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है, हम जब उसको जैसे थोड़ा सा हल्का सा उस पर हाथ लगाते हैं तो ऊपर तुरंत चढ़ जाता है। तो ये क्या है? उसकी अल्पकालिक सहायता दी जाती है ताकि उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, कि इन्होंने मेरे को पकड़ रखा है और मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो इस तरह से बच्चा अपने काम को करना सीख जाता है। अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तनों को सम्मिलित करने की तकनीक इसको बोल सकते हैं। यानी अधिगम के लिए सहायता के जितने भी स्तर हैं उसमें जो परिवर्तन करने को सम्मिलित करने की जो तकनीक है, यानी हम अधिगम जब सीखते हैं तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, पहले स्टार्टिंग में हमको साइकिल पकड़ के सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे वो छोड़ देते हैं, फिर हाथ लगाते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो अधिगम के विभिन्न स्तर हमने सीख लिए, धीरे धीरे अच्छे से साइकिल चलाना सीख गए। तो जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसको सम्मिलित करने की तकनीक स्कैफोल्डिंग होता है। इसके अलावा एक और शब्द दिया था रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। इसमें क्या है? एक शिक्षक व कई छात्र मिलकर एक समूह बनाकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसे पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। ये वाइगोत्स्की ने बताया था कि टीचर के द्वारा एक समूह बनाकर, जब छात्रों का समूह बनाकर किसी विषय पर चर्चा करके निष्कर्ष निकालते हैं तो इसे रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण कहते हैं, और जिसे कोऑपरेटिव लर्निंग भी हम कहते हैं, जो कि आईसीटी में हम पढ़ेंगे आगे। कोऑपरेटिव लर्निंग भी इसको कहते हैं। तो ये तो था वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया था जिसको आप अच्छे से पढ़ना, जिसमें स्कैफोल्डिंग, पारस्परिक शिक्षण और जेडपीडी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जिनसे अधिकतर क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। अगला है निर्मितवाद, जो है एनसीएफ 2005 का, जो बेस के आधार पर कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से निर्मितवाद दिए थे। व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक कौन थे? पियाजे थे। सामाजिक निर्मितवाद के जनक कौन थे? वाइगोत्स्की थे। तृतीय निर्मितवाद के जनक थे ब्रूनर। लोकतांत्रिक निर्मितवाद के जनक कौन थे? जॉन डीवी थे। बहु निर्मितवाद के जनक कौन थे? गार्डनर थे। मौलिक निर्मितवाद या रेडिकल निर्मितवाद जिसको बोलते हैं, उसके जनक थे वान ग्लेसरफील्ड थे। मौलिक निर्मितवाद या रेडिकल निर्मितवाद के जनक कौन थे? वान ग्लेसरफील्ड थे। इन्होंने बताया था कि जो ज्ञान है वो वास्तविक अनुभव से आता है। मानव निर्मितवाद के जनक है जोसेफ नोवेक थे। तो ये निर्मितवाद जो कौन कौन सी हैं उनको आपको याद रखना है, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा निर्मितवाद सम्मिलित नहीं है, तो उसमें पशु निर्मितवाद भी उन्होंने दिया था जो सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से ये निर्मितवाद के प्रकार हैं जो कि कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए थे। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और हुए थे रोजरवाइकी। इन्होंने एक 5E निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था जिसे बाद में उन्होंने 7E में परिवर्तित कर दिया था। तो रोजरवाइकी जो वैज्ञानिक है उसका 5E निर्मितवाद सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द आपसे या तो क्रम में पूछ सकते हैं या फिर इसमें क्या आता है उसमें भी ये पूछा जाता है, जिसको बाद में उन्होंने 7E में परिवर्तित कर दिया था। पहला दिया था इन्होंने एंगेज यानी संलग्न या व्यस्त रहना। दूसरा एक्सप्लोर यानी खोज करना। तीसरा एक्सप्लेन या व्याख्या करना। चौथा इलेब्रोट या विस्तार करना। पांचवा इवोल्यूशन या मूल्यांकन करना। फिर छठे दो बाद में ये 5E शब्द थे। 5E निर्मितवाद के बारे में पूछ ले तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलोबरेट और एवोल्यूशन। आप किसी चीज में संलग्न रहते हो, व्यस्त रहते हो, फिर उसकी खोज करते हो, फिर उसकी व्याख्या करते हो, फिर उसे विस्तार पूर्वक बताते हो और लास्ट में उसका मूल्यांकन हो जाता है। तो ये तो 5E थे, आपको इस तरह से याद करने। फिर उसने 2E और बाद में बताए थे और साथ में 7E निर्मितवाद बताया था जिसमें है इलिसिट या ध्यान देना। छठा शब्द बताया था उन्होंने इलिसिट या ध्यान देना, और 7 शब्द बताया था उन्होंने एक्सपेंड या फैलाना।
दो शब्द आपको ध्यान रखेंगे लास्ट में जुड़े हुए, इलिसिट या ध्यान देना और एक्सपेंड यानी फैलाना, दो शब्द इन्होंने बताए थे। एक्सटेंड क्या होता है कि इलोबरेट या विस्तार करना है, उसको एक्सटेंड भी बोला जाता है, जिसमें बालक सीखे गए ज्ञान को पूर्ण अनुभव से संबंधित करके वास्तविक संसार में प्रयोग करता है। तो बालक सीखे गए ज्ञान को पूर्ण अनुभव से संबंधित करके वास्तविक संसार में प्रयोग करता है, वो इलेबरेट या विस्तार करना होता है। अब है निर्मितवाद की क्या विशेषताएं। तो निर्मितवाद की विशेषताएं देखें हम तो संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर है, बाल केंद्रित उपागम होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर या पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, सक्रिय सामाजिक रूप से सीखता है और स्वयं अनुदेशित सामग्री का प्रयोग करना है, खुद से जो अनुदेशित सामग्री है उसका प्रयोग करके वो सीख जाता है। ये निर्मितवाद की विशेषताएं आपको रोजर वाइकी के 5 निर्मितवाद सिद्धांत आपको रोजर वाइकी का 5 निर्मितवाद सिद्धांत याद रखना है, इसका क्रम ध्यान रखना है और जो भी निर्मितवाद के प्रकार है उनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है। निर्मितवाद जो है, निर्मितवाद के इसके अलावा कुछ कारक भी बताए गए हैं। निर्मितवाद के 5 कारक होते हैं, कौन कौन से हैं? अधिगमकर्ता, दूसरा अध्यापक होता है, तीसरा होता है अधिगम क्रिया, चौथा विधि और पांचवा पाठ्यक्रम। यानी निर्मितवाद के कितने कारक बताए गए हैं? 5 कारक है, जिसमें सबसे पहला कारक अधिगमकर्ता जो इंपॉर्टेंट भी और प्रधान कारक भी माना जाता है। व्यक्तित्व उत्तरदायित्व होता है, यानी ज्ञान निर्माण के लिए श्रम जिम्मेदार, क्योंकि निर्मितवाद का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि निर्मितवाद में बालक है वो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, श्रम से ज्ञान का निर्माण करता है। ध्यान रखना कहीं पर ये शब्द आ जाए कि ज्ञान का निर्माण करना या श्रम से ज्ञान का निर्माण करता, तो वो किसकी विशेषता हुई? निर्मितवाद की। तो अधिगमकर्ता प्रधान है और व्यक्तित्व उत्तरदायित्व होता है उसका, यानी ज्ञान के निर्माण के लिए श्रम जिम्मेदार होता है, टीचर केवल उसकी सहायता करता है। जिज्ञासा पर बल दिया जाता है, आत्मानुशासन होता है, स्वतंत्रता होती है, निरीक्षक करता ज्ञान का होता है, ज्ञान का समावेशक होता है, ज्ञान को अर्थ प्रदान करता है, ज्ञान को संदर्भ प्रदान करता है और इसमें अभिप्रेरणा पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब बालक को जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब वो अपने किसी भी ज्ञान की वो खोज नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ज्ञान की खोज करना, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का अर्थ प्रदान करना, ज्ञान का संदर्भ करना, ये सब किसकी विशेषता है? अधिगमकर्ता के प्रधान कारक की विशेषता है। इसके अलावा वो आत्मानुशासन, स्वतंत्रता और जिज्ञासा पर भी बल दिया जाता है। दूसरा है इसमें कारक है निर्मितवाद का अध्यापक। अध्यापक जो होता है वो किस तरह से काम करता है? एक मीडिएटर की तरह काम करता है, मोटिवेटर की तरह काम करता है, यानी उत्प्रेरक बोल सकते हैं, सरलीकरण करता बोल सकते हैं, मार्गदर्शक उसको बोल सकते हैं, सहज करता बोल सकते हैं, सहयोगकर्ता बोल सकते हैं, वाद विवाद करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने वाला बोल सकते हैं, अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है और टीम बनाना का काम करता है। यानी कुल मिलाकर यही है कि फाउंडर या सहयोगकर्ता के रूप में वो काम करता है। इसका प्रधान तत्व अधिगमकर्ता होता है निर्मितवाद में। तीसरा है अधिगम की क्रिया, लर्निंग प्रोसेस इसका तीसरा कारक है, जिसमें बच्चे छोटे समूह में विभाजित होकर आपस में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी बच्चे आपस में अंतःक्रिया करते हैं, यही एक लर्निंग प्रोसेस के द्वारा बच्चे सीखते हैं। चौथा है विधियां। इसमें मुख्य रूप से निर्मितवाद में कौन कौन सी विधियां आती हैं? जिसमें प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी अचानक से समस्या बच्चों को दी जाती है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि आती है, अवधारणा प्लस चित्रण कंसेप्ट मेकिंग विधि आती है जिसको जोसेफ नोवेक ने दिया था, संपूर्ण से अंश की ओर विधि आती है, वाद विवाद आता है, अन्वेषण विधि का प्रयोग होता है, बहुपरिप्रेक्ष्य और प्रश्नोत्तर विधि का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग होता है, यानी जिसमें बच्चा मुख्य रूप से इन्वॉल्व रहता है उन विधियों का प्रयोग इसके अंतर्गत निर्मितवाद में होता है। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें अंतःक्रियात्मक व सहयोगात्मक पाठ्यक्रम होता है। कैसा सहयोगात्मक पाठ्यक्रम और अंतःक्रियात्मक पाठ्यक्रम इसमें होता है। तो ये निर्मितवाद के 5 कारक थे जो हमने देख लिए, निर्मितवाद की विशेषता देख ली, मुख्य रूप से इसमें निर्मितवाद से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक है उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो ये निर्मितवाद हो गया। अब हम आगे कुछ और लर्निंग से संबंधित कुछ और कंसेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अधिगम पठार। इसमें तो कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अधिगम पठार क्या होता है? अधिगम पठार, पठार से मतलब क्या होता है? जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला स्थल होता है वो अधिगम पठार होता है, जिसमें 3 स्थल मानते हैं। इसमें प्रारंभिक स्फुटन होता है, फिर मध्य स्तर है, फिर सपाट स्थल हो जाता है। यानी बच्चा स्टार्टिंग करता है, फिर मध्य स्तर पर उस चीज को एनकरेज होकर अधिक सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है और वही एक उसका एक सपाट स्थल आ जाता है, जहाँ पे फिर वापस से अगर उसे मोटिवेशन मिलेगा तो ही वो आगे पढ़ने में आगे बढ़ेगा या लर्निंग कर पाएगा। जैसे है अब स्टार्टिंग में जब हम कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो हमें बड़ा जोश रहता है कि हमें अरे यार मुझे तो इस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, मुझे इसको निकालता है। फिर धीरे धीरे उसमें वो खोज भी करता है, बुक्स भी लाता है, कोचिंग भी लगता है, सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको क्या वो चीजें बोरिंग लगने लगती है एक टाइम के बाद,
और फिर उसको लर्निंग प्रोसेस है उसकी नॉर्मल हो जाती है, सपाट हो जाती है। लेकिन फिर बाद में अगर उसको एग्जाम की डेट आ जाती है, फिर टीचर से कोई मोटिवेशन मिलता है, तो वो उसके मोटिवेट होकर फिर आगे से उसका पठार है वो आगे बढ़ता है, यानी सीखने के लिए और अधिक प्रेरित होता है। तो उस स्थिति को व्यक्त करता है अधिगम पठार, जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती है, यानी वही पठार जहाँ सपाट स्थल उत्पन्न होता है, जहाँ पे बच्चा सीखना बंद कर देता है, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। यानी उस स्थिति को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती है और जिसमें वापस से मोटिवेशन मिलने पर बच्चा सीखता है। तो अधिगम का पठार क्या बोल सकते हैं, इसको एक सपाट स्थल बोल सकते हैं। अवरुद्ध वर्धन या एकदम से रुक जाने वाली स्थिति को अधिगम पठार कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसके कारण क्या है, अगर हमें मोटिवेशन की कमी हो जाती है, वातावरण दोषपूर्ण होता है, शारीरिक या मानसिक दोष होता है, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां होती हैं, पाठ्यक्रम हमारा दोषपूर्ण है, रुचि ध्यान नहीं है, उत्साहहीनता होती है, यानी कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे हमारे उस कोर्स को करने में या उस पढ़ाई को करने में, लर्निंग करने में हमारे इंटरेस्ट नहीं देता है। तो इसमें वातावरण हो सकता है, हम बीमार हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छे से टीचर है वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, शिक्षण विधि उसकी अच्छी उचित नहीं है तो भी हो जाता है। अगर पाठ्यक्रम थोड़ा सा इरिटेट करने वाला, टफ ज्यादा हो जाता है तो भी बच्चा नहीं कर पाता है, उसका उस सब्जेक्ट में या उस चीज में रुचि या ध्यान नहीं है, उत्साहहीनता है उसके अंदर, तो उसमें अधिगम का पठार बनता है। अब है अगला अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व है, इसका मतलब होता है ऐसा वक्र जो बच्चे को प्रगति में बढ़ोतरी भी देता है, जिससे बच्चा, कई जगह तो ऐसी आती है कि बच्चा अधिक सीखता है, कहीं पर बच्चे का जो सीखने का स्तर है वो कम हो जाता है, वो अधिगम वक्र लर्निंग कर्व होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एबिंगहॉस ने किया था। कौन से वैज्ञानिक, एबिंगहॉस ने किया था। इन्होंने 4 प्रकार के जो है लर्निंग कर्व बताए थे, जिसमें पहला है सरल रेखीय वक्र होता है, जिसमें एक समान गति से किसी चीज को सीखना, यानी बच्चा कोई चीज सीख रहा है, कंटिन्यू उस चीज को सीखता है, वो सरल रेखीय कर्व इसके अंतर्गत आता है, जो एक सीधी रेखा में बनता है। दूसरा कर्व है उन्नतोत्तर नकारात्मक या कॉन्वेक्स कर्व या अल वक्र भी इसको बोला जाता है, जिसमें बच्चे की शुरू में सीखने की रुचि अधिक होती है, लेकिन बाद में कमी हो जाती है। शुरुआत में तेजी से गति से सीखता है और बाद में कमियां धीमी हो जाती है। तीसरा है नतोदर अवतल या सकारात्मक या कॉनकेव वक्र होता है, जिसमें शुरुआत में बच्चे की गति, सीखने की गति कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ जाती है। यानी जैसे शुरुआत में बच्चा सीखने में स्कूल जाता है तो इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन अगर उसको स्कूल में एक्टिविटीज मिलती हैं, मैडम बहुत इंटरेस्ट से उसे पढ़ाती हैं, तो बच्चा उन चीजों को सीखने में अधिक रुचि लेने लग जाता है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव कॉनकेव कर्व होता है, जिसमें शुरुआत में गति धीमी होती है लेकिन बाद में तेज हो जाती है। एक चौथा वक्र है मिश्रित वक्र, जिसमें नाम से पता चल रहा है शुरुआत में धीमी होती है, फिर बच्चा तेजी से सीखता है, फिर धीरे धीरे उसमें सीखने की गति धीमी हो जाती है। कर्व इसको बोला जाता है, जिसमें बच्चा मिक्स रूप से सीखता है। तो ये थे लर्निंग कर्व थे, जिनमें अधिकतर कई बार क्वेश्चन, 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा इसमें नहीं पूछा गया। लर्निंग ट्रांसफरिंग, अधिगम स्थानांतरण, एक और शब्द है हमारे अधिगम स्थानांतरण या लर्निंग ट्रांसफर। क्या होता है, लर्निंग का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण होता है जो अधिगम का, यानी किसी एक चीज को हम सीख रहे हैं, यानी किसी एक सब्जेक्ट को सीख रहे हैं, उसका प्रभाव अगर हमारे दूसरे सब्जेक्ट को या दूसरी चीज को सीखने में पड़ता है तो उसे लर्निंग ट्रांसफर कहा जाता है। लर्निंग ट्रांसफर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य प्रकार का होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव, जो कि सहायता प्लस कोई कार्य दूसरों के कार्य में सहायता पहुंचाती है। जैसे हम कोई की सहायता करते हैं या फिर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे दूसरों को सहायता पहुंचती है, वो पॉजिटिव लर्निंग या पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर होता है। जैसे साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना भी सीख जाता है, टेनिस खेलने वाला बैडमिंटन खेलना भी सीख जाता है। तो ये है पॉजिटिव प्रकार का लर्निंग ट्रांसफर होता है। एक्टिव लर्निंग होती है, इसके भी कुछ और प्रकार है, जिसमें एक है पार्श्व या एक पक्षीय होता है, लेटरल प्रकार, जिसमें एक जगह सीखे गए ज्ञान का उपयोग उसी के समान दूसरी जगह पर करना, वो लेटरल एक पक्षीय स्थानांतरण होता है। ये क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, ध्यान रखना। एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उसी के समान दूसरी जगह पर करता है, वो पार्श्व या एक पक्षीय लेटरल लर्निंग ट्रांसफर होता है। दूसरा होता है द्विपार्श्व, बाइलेटरल होता है, जिसमें शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य को दूसरे अंग से भी करना। जैसे कोई व्यक्ति है वो राइट हैंडेड है, लेकिन कुछ कार्य वो लेफ्ट हैंडेड से भी कर लेता है, तो वो बाइलेटरल होता है। तीसरा होता है वर्टिकल या लंबात्मक, जिसको बोलते हैं निम्न से उच्च स्तर, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना।
साइकिल चलाने वाला फिर मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है। तो लंबात्मक या वर्टिकल क्या है, सिक्वेंशियल अनुक्रमिक, यानी कोई चीज को क्रमिक व सकारात्मक रूप से सीखना, यानी जैसे वैसे बच्चा शुरू में टेबल सीखता है, फिर उसके बाद जोड़ सीखता है, फिर गुणा सीखता है, फिर भाग सीखता है। तो किसी भी चीज को मैथ की क्रियाएं जो होती हैं तो उनको एक क्रमिक और सकारात्मक रूप से सीखना वो अनुक्रमिक सिक्वेंशियल होता है। एक होता है क्षैतिज हॉरिजेंटल, जिसे मुख्य रूप से गणित में इसका प्रयोग होता है। फिजिक्स में होता है जिसमें समान विषय का प्रयोग दूसरे विषय में कर सकता है। जैसे आप अगर गणित अच्छे से आती है तो वो व्यक्ति फिजिक्स में भी इंटेलिजेंट होता है, जो फिजिक्स में इंटेलिजेंट होता है वो मैथ को भी अच्छे से कर सकता है। तो क्षैतिज लर्निंग ट्रांसफर होता है। ये सारे प्रकार किसके हैं, धनात्मक जो लर्निंग ट्रांसफर है उसके प्रकार हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लिए इनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ऋणात्मक दूसरा है लर्निंग ट्रांसफर ऋणात्मक, जैसे हमें पता चल रहा है नेगेटिव यानी जिससे नुकसान है, यानी एक कार्य को हम सीखते हैं उससे हमें दूसरे कार्य में नुकसान होता है। यानी बुक का बहुवचन बुक्स करता है बच्चा, तो माउस का बहुवचन वो क्या कर देता है, माउसेज करता है। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर स्थानांतरण होता है, क्योंकि माउस का जो बहुवचन क्या होता है, माइस होता है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, माउसेज कर देता है। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है, यानी वो चीज जिस चीज को पढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग वो दूसरी चीज का भी ट्रांसफर करता है। जैसे इंग्लिश टाइपिंग वाला हिंदी टाइपिंग में गलती करता है। ये सारे उदाहरण किसमें होता है, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर में होते हैं, जिससे व्यक्ति एक चीज को सीखता है उससे दूसरे में नुकसान करता है। तीसरा है शून्य, जिसे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप किसी चीज को सीखते हो, जैसे आप हिंदी को सीखते हो तो उससे आपके मैथ में सीखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको आप अलग से सीखना होगा। तो इससे ना तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी गणित सीखने वाले को हिंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको गणित अलग सीखनी है और हिंदी अलग सीखनी होती है। तो लर्निंग ट्रांसफर पर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी पूछे गए हैं, इसके लिए इस वाले टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लेना। लर्निंग है उसमें भी 4 प्रकार बताए गए हैं, निकटवर्ती, दूरवर्ती, निम्न रोड और उच्च रोड। निकटवर्ती यानी नजदीकी कार्य में, दूरवर्ती यानी एक स्थान के सीखे गए कार्य का अन्यत्र स्थान पर प्रयोग करना, स्वतः प्रयोग का ट्रांसफर। निम्न रोड यानी स्वतः प्रयोग का ट्रांसफर करना, उच्च रोड यानी प्रयास करने पर प्रयोग का ट्रांसफर करना होता है। यह हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। अब है कुछ अधिगम के सिद्धांत भी दिए गए हैं। तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत है जो कि प्लूटो ने दिया था। मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करके एक विषय से दूसरे विषय में किया जा सकता है। जैसे हम कल्पना का प्रयोग इंग्लिश में करते हैं और हम इंग्लिश को सीखते हैं। समान तत्वों का सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। गणित में फिजिक्स में इसका संबंध होता है। सामान्यकरण का सिद्धांत C.H. जड़ ने दिया था। सामान्य विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत जिसे स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें G और S अधिगम स्थानांतरण बुद्धि का बताया था उन्होंने कि जो जनरल बुद्धि है उसका स्थानांतरण होता है, स्पेशल बुद्धि का स्थानांतरण नहीं होता है। अवयववादी या पक्षांतर गेस्टल्टवादी या संपूर्ण से अंश की और उन्होंने बताया था। संयोजनवादी जिसे थॉर्नडाइक ने बताया था, और आदर्श मूल्यों का सिद्धांत जो कि बागले ने दिया था। तो ये कुछ सिद्धांत है, हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी नॉलेज के लिए आपको जरूरी है। तो ये वाले सिद्धांत है अधिगम लर्निंग में फायदा देते हैं। इसके अलावा जो अधिगम लर्निंग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसमें है उदाहरण, दृष्टांत से संबंधित अंतर्दृष्टि, समान विषय वस्तु व विधियां, जनरल बुद्धि, सामान्यकरण, समझ व अवबोध। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कि हमारे अधिगम लर्निंग को प्रभावित करते हैं या फिर रटने पर बल या तथ्यों का जो स्मरण है वो स्थानांतरण को कम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो लर्निंग को बढ़ाती हैं, लर्निंग ट्रांसफर को बढ़ाती है, लेकिन जो रटने पर बल है, तथ्यों का जो स्मरण है वो हमारे स्थानांतरण को कम करता है। ध्यान रखना, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि लर्निंग ट्रांसफर को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, रटने पर बल और तथ्यों का स्मरण। इसके साथ ही आपका अधिगम वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें जितनी भी थ्योरीज है उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें जीन पियाजे, ब्रूनर, अबाइगोस्की, ये वाली थ्योरी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको अच्छे से पढ़ना। जिसके अलावा कुछ और भी जो एक्स्ट्रा शब्द मैंने बताए हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ना। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, विकास। और विकास भी काफी बड़ा टॉपिक है, इसकी 3-4 क्लासेस होंगी, पर मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी आपको इसको फ्री कराने की। तो अब अगली क्लास मेरी इसकी होगी वो होली के बाद होगी। तो सबको हैप्पी होली, आप सब अच्छे से होली मनाना, और फिर उसके बाद ज्यादा टाइम खराब मत करना, उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाना। तो ठीक है, मिलते हैं होली के बाद, बाय बाय।